Am I audible? Yes. Okay, आस्था। ठीक है, तुमने लास्ट क्लास में जस्ट क्विक रिकैप जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ था, अगर दो वेव आ रहा है और वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो हमने देखा था कि उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है दैट इज A1 प्लस A2। और मुझे पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो कुछ इस टाइप का आता है, A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर टाइप। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होता है या फिर फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। एंड सेकेंड पार्ट हमने देखा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज A1 minus A2 and resultant intensity is some constant times of A1 minus A2 का होल स्क्वायर। ये कब होता है, जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, या फिर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है इतने दूर के पोर्शन में? नो, फाइन। अच्छा, अब अगर जैसे मान लो ये तो हुआ स्पेशल केस, जब 360 डिग्री, 0, 360, 720, 1080 ऐसा कुछ एंगल आएगा, तो फिर हम लोग वो वाला ऊपर वाला काम कर देंगे, 180, 540, सब 900, ये सब आएगा तो हम लोग नीचे वाला काम कर देंगे। अगर रैंडम सा कोई एंगल आया फेज डिफरेंस, फिर क्या करेंगे? अगर मान लो फेज डिफरेंस आया 300 डिग्री, फिर क्या करेंगे? तो अपना बेसिक जो फॉर्मूला था, जैसे इफ phase difference phase difference is theta, so resultant amplitude is under root A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos theta, and resultant intensity जो होगा वो some constant times of A1 square plus A2 square resultant amplitude के square के proportional होगा, right? Similarly मान लो ऐसा हो, if path difference is x, तो फिर हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि लैम्डा लेंथ जो है वो 2 पाई के बराबर है, तो x कितने एंगल के बराबर होगा ये फाइंड कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। एंड देन वापस से वही फॉर्मूला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 5। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को और क्लियर होगा।
देन ओके, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर देम। तो हम लोग का, अगर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, नॉर्मल था, सिंपल सा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 plus a2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सेम डिस्ट्रक्टिव में a1 minus a2 एंड a1 minus a2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? कब होता है वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब ये तो स्पेशल कंडीशन था, अगर ये स्पेशल कंडीशन ना हो, कोई भी एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम किससे निकालेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम किससे बोलेंगे, राइट? सिमिलरली पार्ट डिफरेंस के टर्म में दे रखा हो, तो x को लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगा तो 2 पाई है, तो x होगा तो कितना एंगल होगा वो हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। फाइन, चलो क्वेश्चन की थ्रू करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन 1, सोर्स S1 and S2 are in phase। ये S1 है, ये S2 है, ये लेंथ है x, ये लेंथ है y। फर्स्ट, mark in which case, mark या फिर फाइंड द एम्पलीट्यूड, इसका और यहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड है A2। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव एट पॉइंट पे, सुपरपोजिशन of the point, superposition of the, find the amplitude of the, of point P directly, of point P, of point P, if the two wave interfere, case 1, x is 7 lambda, y is 5 lambda, case 2, x is 7.5 lambda, y is 3 lambda, case 3, x is 7.25 lambda, y is 5.50 lambda, 4, x is 7.2 lambda, y is 7.4 lambda। इन सारे केस में एम्पलीट्यूड बताना है। जल्दी जल्दी। चिन्मय, क्वेश्चन 1 आंसर क्या होगा? सही है निरंजन।
सही है खुशी। सही है खुशी, सेकंड वाला भी। सही है निरंजन। अखिलेश, क्वेश्चन है कि अगर ये दो वेव S1 और S2 पे जो सोर्स है वो फेज में है और x और y डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों चार केसेस में, तो क्वेश्चन बताना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट p क्या होगा। A1 A2 दे रखा है। ईशा, ईशा क्वेश्चन है कि S1 और S2 दो सोर्स है, दोनों फेज में है, दोनों का एम्पलीट्यूड दे रखा है, वो दोनों p पे इंटरफेयर कर रहा है, तो p पे जो इंटरफेरेंस होगा वहां पर उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। और क्लास वन टाइम पे ज्वाइन करो 4 o'clock दोनों को। थर्ड 2 सेंटीमीटर, थर्ड में क्या होगा, जस्ट अ मिनट। नहीं निरंजन, थर्ड गलत हो गया। एक मिनट, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे सेवन फोर्थ वाला, एक मिनट रुक जाना, क्वेश्चन ही सॉल्व करना अभी। फोर्थ वाला डेटा तुम लोगों को नहीं पता है, ये क्या आ जाएगा। चलो ठीक है, सॉल्व करो। 7.4 लैम्डा, एज्यूम करना cos 72 डिग्री इज, ये गिवन है, cos 72 is 0.3। थर्ड 5, नहीं कुछ 5 भी नहीं आएगा। अच्छा पहला वाला क्या होगा, पहला वाले में पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया डायरेक्टली, और कंस्ट्रक्टिव में मुझे पता है एम्पलीट्यूड ऐड होता है, तो ये कितना बन गया, 5 + 3 दैट इज 8। दूसरा वाला पार्ट डिफरेंस आ गया 3 और 4 7, 4.5 लैम्डा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो ये मुझे मिल गया डिस्ट्रक्टिव हो गया, राइट। पार्ट डिफरेंस इज मॉड ऑफ A1 minus A2, that is 5 minus 3, that is 2। केस 3, केस 3 में देखो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, 5.5 6.5 1.75 लैम्डा, राइट। तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस मतलब तो कुछ भी नहीं, तो इसको मैं इफेक्टिवली क्या लिख सकता हूँ, पार्ट डिफरेंस इज 0.75 लैम्डा, क्योंकि 1 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होना मतलब कोई भी नहीं, वापस से उसी पॉइंट पे आ चुका है, तो लैम्डा को तुम इग्नोर कर सकते हो डायरेक्टली, तो 0.75 लैम्डा। अब लैम्डा मतलब 360 डिग्री, तो 0.75 लैम्डा मतलब 270 डिग्री, राइट। लैम्डा मतलब 360 डिग्री, तो 0.75 टाइम्स ऑफ लैम्डा मतलब 270 डिग्री, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, केस 3, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 cos 270। तो ये क्या बना, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3 cos 270 is 0। ये बन गया अंडर रूट 34। फाइन। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट, कैन यू शो यूजिंग द डायग्राम। डायग्राम के थ्रू ऐसा कुछ करने दो। एक जो है 7.25, ओके खुशी, वेट मैं ट्राई करता हूँ। डायग्राम के थ्रू एग्जैक्टली बता सकते हैं। एक है 5.5 लैम्डा पहुंचा है। 5.5 लैम्डा मतलब अगर ये ऐसा प्रोड्यूस किया है तो ये तुम्हारा 5.5 मतलब ये वाला वेव जो है तो नीचे वाला वो नीचे जाने वाला है, और ऊपर वाला जो है वो कितना 7.25। तो 7 लैम्डा तो क्रॉस कर गया, ये हुआ 7 लैम्डा, और 7.25 मतलब यहाँ कहीं पे है। ठीक है खुशी, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद जो है वो कहीं पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली इस फिगर से नहीं बता पाएंगे ये कितना होगा उसके बाद मैक्सिमम। उस इंस्टेंट पे तुम बोल सकते हो कि 5 है, बट एग्जैक्टली उसके बाद मैक्सिमम हो सकता है, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे फिगर से। तो तुमको क्वेश्चन पर ही आना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो पार्ट डिफरेंस क्या है, 0.2 लैम्डा, डेल्टा एक्स इज 0.2 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 into 360, that is 72 degree. So resultant amplitude will be under root a1 square plus a2 square plus 2ab cos 72। cos 72 का वैल्यू 0.3 लेना है, 0.33 ले लेते हैं। तो बन गया अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 5 10 से 30 इंटू 0.3, 34 प्लस 9 43 अप्रॉक्स। डन, इजी है। आगे चले। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अगर S1 एंड S2 आर आउट ऑफ फेज। एक सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी जस्ट कर लो, जनरली आउट ऑफ फेज का पूछता नहीं है, बट स्टिल S1 एंड S2 आर आउट ऑफ फेज। क्वेश्चन S1 S2, वही एम्पलीट्यूड 5, इसका एम्पलीट्यूड 3, पॉइंट P, ये डिस्टेंस है 7 लैम्डा, ये डिस्टेंस है 3 लैम्डा, इस पॉइंट पे क्या होगा एम्पलीट्यूड।
आउट ऑफ फेज मतलब कोई भी एक पहले से ही 180 आगे या पीछे मान लो। तो इसको जैसे आगे मान लिया तो इसमें प्लस लैम्डा बाई 2 कर दो, तो पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो गया 7.5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। पहले से इसको प्लस लैम्डा बाई 2 दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 माइनस a2, दैट इज 2। निरंजन 2 आएगा ना, चेक करो। डिस्ट्रक्टिव हुआ ना 7.5। सर अपने फिगर में 7 लैम्डा दिए। 7 लैम्डा दिए है और ये 3 लैम्डा दिया है, बट S1 एंड S2 आर आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज है तो पहले से ही किसी एक में तुम लैम्डा बाई 2 ऐड कर दो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आर इन फेज। इन फेज मतलब दोनों सेम है, आउट ऑफ फेज मतलब पहले से ही 180 आगे है, तो 180 आगे मतलब लैम्डा बाई 2 आगे। इधर ऊपर वाले में लैम्डा बाई 2 ऐड कर दो या नीचे वाले में लैम्डा बाई 2 ऐड कर दो या फिर सबट्रैक्ट कर दो, कुछ भी। ओके निरंजन, ओके सर। वैसे ऐसा है S1 लीड्स S2 बाय S1 leads S2 by, एक मिनट रुक जाओ। So this is S1, this is S2, this is 7.2 lambda, this is 7.4 lambda, S1 leads S2 by just a minute, by 180 डिग्री। अब बताना है पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री भी नहीं, क्या आएगा, वेट वेट, मुझे कितना चाहिए। S1 lead S2 by 162 डिग्री। बताना है पी पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या कुछ भी नहीं। और अगर इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा।
पार्ट डिफरेंस कितना आया? पार्ट डिफरेंस 0.03 नहीं, 0.03 ऐसा नहीं आएगा नरेंद्र। और किसी का पार्ट डिफरेंस 162 डिग्री मतलब कितना? 360 डिग्री मतलब लैम्डा, तो 162 डिग्री मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं अखिलेश, 162 मतलब 162 बाई 360 ऑफ लैम्डा। क्लियरली 18 से कटेगा, 18 9 जा 162, 9 बाई 20, 9 बाई 20 मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 0.45 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो पाथ मतलब ऑलरेडी ये कितना है, 162 डिग्री मतलब 0.45 लैम्डा। तो ये वाला जो है वो ऑलरेडी 0.45 लैम्डा आगे है, राइट? तो पार्ट डिफरेंस होगा 7.65 माइनस 7.4 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 0.25 लैम्डा। ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है? या कुछ भी नहीं है? चलिए यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो सिंपल लगा, मैं पहले से ही 162 डिग्री लीड कर रहा था, तो मैंने 162 निकाला कि इक्विवेलेंट क्या है, तो दिस इज 0.45 लैम्डा। तो पहले से ही ये 0.45 लैम्डा आगे है। तो ओवरऑल इसका क्या हो गया लेंथ, 7.2 प्लस 0.45, दैट इज 7.65, और ये 7.4। तो पाथ डिफरेंस मुझे मिल गया 0.25 लैम्डा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है, राइट? और अगर ये आ गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, that is under root 25 plus 9, that is root 34. हाँ रश्मि। नाइन्टी डिग्री यूनिटरी में सेट कर रहा है, हाँ रश्मि, लैम्डा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 0.25 लैम्डा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। पहला केस वन, 4 केस पढ़ना है हमें। केस वन, फिक्स्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड बाउंड्री। जैसे मान लो ये वॉल है, इस वॉल से हमने एक स्ट्रिंग अटैच किया और इस वेव पे ऐसा वेव भेजा इस स्ट्रिंग पे। मैं थोड़ा अलग सा दिखाता हूँ, लेट से वेव ऐसा है ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियर फील है। ये ब्लैक है और आगे वाला पार्ट रेड, ठीक है?
तो ये वेव आगे जाएगा, सॉरी, तो ये वेव आगे जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, t इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू 1 सेकेंड मान लो। उसके बाद क्या होगा, जब ये वेव टकराएगा तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो ऐसा होगा, नीचे मुड़ जाएगा ये वेव, जो ऊपर में था स्ट्रिंग के वो नीचे हो जाएगा और ये अब इधर मूव करेगा। इसका लॉजिक क्या है, तो तुमको बस ये याद रखने की जरूरत है कि अगर ऊपर से जा रहा है तो वेव जब वापस आएगा तो वो नीचे से आएगा। लॉजिक क्या है, ऐसा तुम फील भी किए होगे कभी, अगर वेव प्रोड्यूस करके छोड़ना तो तुमको दिखेगा। लॉजिक ये बोलता है कि जब तुमने यहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस की है तो ये वेव गया इधर, अब यहाँ पर ये क्या बोलेगा इस वॉल के पार्टिकल को कि तुम चलो मेरे साथ ऊपर, तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वेव। तो वेव वॉल पे ऊपर फोर्स लगाएगा तो वॉल क्या कर देगा, वॉल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वेव पे लगा देगा, फोर्स ऑन वेव ड्यू टू वॉल, तो वॉल नीचे फोर्स लगा देगा। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एज अ रिजल्ट वेव नीचे आ जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी v होगा, इसका फ्रीक्वेंसी f है तो इसका फ्रीक्वेंसी f होगा। थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस्ट हो सकता है बट वेव और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अच्छा, अगर मैं इसका इक्वेशन y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी लिखूं तो जो इसका इक्वेशन होगा ये होगा, लेट्स से a1 तो a2 साइन, k नहीं चेंज करेगा, x नहीं चेंज करेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कर चुका है तो प्लस ओमेगा और फेज में एक पाई का चेंज आ जाएगा। इक्वेशन ये जानने का जरूरत नहीं है, नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ऊपर से वेव जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा। डन। हाँ मैम देखो इक्वेशन वाला क्या है कि अगर मैंने पहला वाला पार्ट का इक्वेशन लिखा y1 इज a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ t वो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग, ये क्या बता रहा है, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। लेकिन जो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है वो तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मेरा एक प्लस साइन आ गया, ठीक है। और क्योंकि वो अपसाइड डाउन हुआ है इसलिए वो एक पाई का फैक्टर आ गया। बट याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे बस फिगर बना देगा कि कौन सा रिफ्लेक्टेड वेव होगा। डन। ओके, नेक्स्ट केस 2। String fixed to a movable ring. String
fixed to a movable ring. For example, ये एक रॉड टाइप का चीज है, उसको तुमने फिक्स कर दिया, उसमें से एक रिंग स्लाइड कर दिया, अब इस रिंग पे एक नॉट बांध दिया और यहाँ से धागा निकल गया। अब अगर इस रिंग पे हम इस पे हम लोग वेव प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वेव जाएगा, आगे गया, जब ये ऊपर जाएगा तो रिंग को अपने साथ ऊपर लेके चला जाएगा, राइट। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो ऐसा कुछ होगा। अगेन मैं कलर मार्क कर देता हूँ, ये रेड है, ये ब्लैक है, तो पहले ब्लैक वाला पोर्शन आगे जाएगा, तो पहले ब्लैक वाला पोर्शन इधर आएगा, रेड वाला पोर्शन पीछे रह जाएगा। अगेन note frequency and velocity will not change. Frequency and velocity will not change. क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे और मास डेंसिटी पे। तो ना टेंशन चेंज कर रहा है ना मास डेंसिटी चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। Then क्वेश्चन, अगर मान लो एक वेव हमने प्रोड्यूस किया, एक ऐसा वेव प्रोड्यूस किया है और ये एक रिंग से कनेक्टेड है इस टाइप से, दिस इज मूवेबल रिंग। हाँ खुशी, दिस इज मूवेबल रिंग विदाउट फ्रिक्शन। ये हमने एक ऐसा वेव प्रोड्यूस किया, लेट्स से दिस इज इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसा होगा? रिफ्लेक्टेड वेव विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही है देवांगी, रंजन सही है। अखिलेश नहीं, अखिलेश देखो कौन सा केस है, केस 1 है या केस 2 है? केस 2 वाला है ना, रिंग वाला। तो अगर ऊपर वेव है तो ऊपर ही रहेगा, वापस वाला भी नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ये वाला केस है मूवेबल रिंग। तो अगर वेव मेरा ऊपर से जा रहा था तो वेव ऊपर ही रहा, वेव नीचे नहीं शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर भी वेव अगर मेरा ऊपर जा रहा है तो वेव ऊपर ही रहेगा। तो ऑप्शन सी या डी तो जो सही है कुछ, सी या डी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ऑप्शन ए या बी में देखो, इसलिए मैंने ये कलर कोड किया था।
पहले ब्लैक वाला आगे है, तो ब्लैक वाला पहले रिंग के पास जाएगा और ब्लैक वाला पहले वापस आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला आगे है तो पहले ये रिंग के पास जाएगा, तो पहले ये वापस आएगा। आंसर इज फाइन, इजी था। ओके, केस 3, केस 3, rarer to denser, rarer to denser medium। रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या मतलब है कि जैसे मान लो दो स्ट्रिंग अटैच्ड है, एक ये स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग। लेट्स से दिस वन इज थिन रोप, इसका है थिक रोप। इसका मास डेंसिटी को मैं म्यू1, लीनियर मास डेंसिटी, अगर इसका म्यू1 है और लीनियर मास डेंसिटी इसका म्यू2 है, तो बेसिकली हम लोग वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जब म्यू1 इज लेस देन म्यू2। उस टाइम क्या होगा, ये वेव गया, ठीक है, बताओ कैसा होगा रिफ्लेक्टेड वेव, एनी आइडिया? नीचे पलटेगा या नहीं पलटेगा, कुछ सोच के। इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा ना, वो नीचे पलट जाएगा, क्योंकि ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव होगा, क्योंकि ये वॉल जैसा काम करेगा, ये ज्यादा थिक है, तो ये वॉल जैसा काम करेगा और उस वेव को नीचे पलटा देगा। और जो ट्रांसमिटेड होगा, मतलब हमेशा कभी भी ना रिफ्लेक्शन होता है तो ट्रांसमिशन हमेशा साथ साथ होता है, तो कुछ पार्ट इस थिक वेव में भी जाएगा, थिक रोप में भी, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, and this is reflected wave। अगेन यहाँ पर एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए आई बोल रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड ए टी बोल रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड ए आर बोल रहा हूँ, तो फिर ए आर अपॉन ए इंसिडेंट, इसका फॉर्मूला होता है रूट म्यू1 माइनस रूट म्यू2 अपॉन रूट म्यू1 प्लस रूट म्यू2। नहीं भी जाना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ए टी अपॉन ए आई जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट म्यू1 अपॉन रूट म्यू1 प्लस रूट म्यू2।
और जैसे मान लो तुमसे ऐसा पूछ दिया कि पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपन पावर ऑफ इंसिडेंट वेव, जो कि कोई पूछेगा नहीं, उन दोनों का रेशियो, तो उन दोनों का रेशियो डायरेक्टली इस दोनों के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, बट नहीं पूछेगा कभी भी। मतलब इन केस तुम्हारे किसी बुक में आता है तो फिर तुम ये कर सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा। देन next heading, that is case 4, denser to rarer, denser to rarer। ये थिक ग्रुप है और ये थिन ग्रुप है। mu1 mu2, mu1 is greater than mu2। अगर यहाँ पे मैं एक वेव प्रोड्यूस किया, दिस इज इंसिडेंट वेव, तो रिफ्लेक्टेड फॉर श्योर ऊपर ही आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव, और ट्रांसमिटेड भी ऐसा ही जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव। डन। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, दैट इज ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव मतलब वेव जो है वो मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा था, राइट। थोड़ी देर बाद वेव ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वेव ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड सो ऑन। वेव मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है। ये मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें भी तुम लोग देखे होंगे, राइट। यस। तो अगर मान लो मैं रैंडम सा इसमें कोई 2 पॉइंट ले लिया, लेट्स से ये पॉइंट और ये पॉइंट, या फिर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था पहले भी, वो क्वेश्चन रिपीट कर लो, फिर हम लोग स्टैंडिंग वेव पे मूव ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, y is a sin 3x, 3x नहीं, 2 pi by 5x minus 5t plus pi by 3। ये किस चीज का इक्वेशन है? इट इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्वेश्चन ऐसा पूछा, मान लो फाइंड द phase difference between 2 points on the string, on the string on the string which are at a distance of 1 centimeter. X is expressed in centimeter and t is expressed in seconds. Expressed in centimeter and t in seconds. ऐसा क्वेश्चन एक बार हम लोग किया है।
नहीं निरंजन, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल रहा है ना, तो 2 पॉइंट है ए और बी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? जैसे अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा, तो उन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई। तो वैसे ही इन दोनों के बीच का फेज दिखा देखो कितना है। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है लैम्डा क्या है? लैम्डा इज 1/5 नहीं, लैम्डा इज 2 पाई बाई के ना, दैट इज 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 5, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मतलब लैम्डा, तो 1 सेंटीमीटर मतलब लैम्डा/5 मतलब 360/5, मतलब 72 डिग्री। खत्म, कुछ करना ही नहीं था। राइट। स्टैंडिंग ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, सारे पॉइंट्स, अगर उन ये सारे पॉइंट, पॉइंट ये पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट्स ऑल आर इन डिफरेंस, सारे में फेज डिफरेंस होगा। राइट, क्योंकि ये पॉइंट अभी यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो सारे में फेज डिफरेंस है। ओके, और हम लोग फेज डिफरेंस इस तरीके से निकालेंगे इन केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग दो इस चैप्टर का, दैट इज, ये वाला समझ में आया ना, इजी है। फाइन, ये वाला समझ में आया। डायग्राम से बताना, डायग्राम से। ओके नहीं देखो, तो वो क्या बोल रहा है, डायग्राम से कैसे बताओगे यार फिर? ये देखो ना, तुमको लैम्डा 5 से निकल गया ना निरंजन। यस। अब लैम्डा अगर 5 है, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, राइट? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। मैंने बताया लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा और 2 पाई सेम चीज है, राइट? तो 5 सेंटीमीटर अगर 360 डिग्री के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? यूनिटरी मेथड। अब फिगर से 72 डिग्री कैसे फाइंड करोगे? नहीं बता सकते है ना। ये सही समझा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग दो, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, two waves having same amplitude, frequency, and traveling in opposite direction, on a string, on a string creates
स्टैंडिंग वेव। पहले मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर वीडियो दिखाता हूँ, तुमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि स्टैंडिंग वेव होता है। तो दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जैसे एक स्ट्रिंग है, एक वेव इधर से आ रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और फेज में भी है, एंड आई इन फेज भी लिख लेना, इट्स स्टैंडिंग वेव। तो जैसे मान लो एक इसका इक्वेशन है, माना y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से मूव कर रहा है, एंड y2 का माना ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से मूव कर रहा है। सो y1 प्लस y2 सुपर पोजिशन होगा किसी पॉइंट पे, एंड y1 प्लस y2 विल बी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे आते हैं। स्क्रीन आ रही है ना? Am I audible? Yeah. Yes, okay. स्टैंडिंग भी बहुत मस्त चीज है, मजा आएगा उसमें, फील आएगा। मतलब तुम लोग खुद से घर पे स्टैंडिंग वेव बनाना चाहो तो बन सकता है, बट थोड़ा मेहनत करके बनेगा, बट अच्छा दिखता है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें y1 प्लस y2 वाले पार्ट को, जो हमारे पास क्या बनेगा, y1 प्लस y2 इज y1 प्लस y2 इज a sin ओमेगा टी a cos kx माइनस प्लस ओमेगा टी। इसको ओपन करो, sin a माइनस b इज sin a cos b माइनस a sin b cos a प्लस a sin a, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a sin था ना, a sin kx प्लस ओमेगा टी इज a sin a cos b प्लस a sin b cos a। वो क्वेश्चन के बाद क्या किया, गॉट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ रश्मि, ओके जस्ट आज मैं स्टैंडिंग वेव स्टार्ट किया हूँ। इसमें मैंने बताया कि दो वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, तो वो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हैं। स्टैंडिंग वेव कैसा होता है ये भी हम लोग डिस्कस नहीं किया। लास्ट टू स्लाइड्स, ओके लास्ट टू स्लाइड्स। उसी इससे पहले वाला स्लाइड में थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, वो मैं इरेज कर दिया एक्चुअली, मतलब हटा दिया। तो इससे पहले वाला मैं 2 मिनट में दिखाता, नेक्स्ट स्लाइड के बाद। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये बन गया मेरे पास y1 प्लस y2 इज 2a sin kx cos ओमेगा t, 2a sin kx cos ओमेगा t। तो ये देखो, इसको ऐसा लिख सकता है 2a sin kx cos ओमेगा t। तो ये वाला पार्ट जो है, व्हाट डिड यू डू हियर,
निरंजन, ये दोनों को ऐड किया ना मैंने, y1 प्लस y2, तो साइन a माइनस बी प्लस का फॉर्मूला लगा दिया। साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी माइनस साइन बी कॉस a, याद है? यस, ओके, तो फॉर्मूला लगाया, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब इस वाले चीज को देखो, 2a साइन kx, ये वाला पार्ट ना, और cos ओमेगा टी, ये वाला पार्ट टाइम के साथ वेरिएबल है, राइट? cos ओमेगा टी वो टी जैसे जैसे चेंज करेगा उस फंक्शन का वैल्यू चेंज करते जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x, ये कांस्टेंट है। इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट पॉइंट x। तो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, maximum possible amplitude is 2a। जब sin के x भी 1 हो जाएगा, cos ओमेगा t भी 1 हो जाएगा। ये स्लाइड हो जाएगा तो बताना, मैं पिछले वाले स्लाइड दिखा दूंगा तो देखना। डन। ये कुछ ये वाला स्लाइड नोट करना या हो गया स्टैंडिंग वेव वाला? डन, ओके। इससे पहले वाला ये वाला? नहीं, ये वाला भी नहीं। ये वाला कुछ डन, ओके फाइन। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक हमारे पास क्या आया इक्वेशन? y इक्वल टू 2a sin kx, ध्यान से समझना, बहुत सही चीज है, cos ओमेगा t। ये फंक्शन है अभी तक हमारे पास। दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मेरा sin kx 0 हो गया, ठीक है, केस वन, केस वन, if sin kx is 0, अगर sin kx 0 हुआ, this implies y equal to 0 for any value of t, for any value of t, right? किसी भी टाइम पे वो पार्टिकल का y 0 हो गया, yes or no? कोई भी नंबर into 0, that is 0। अब sin kx 0 कब होगा? sin kx 0, this kx either 0 होगा, sin 0 0 होता है, sin 180 0 होता है, sin 360 0 होता है, sin 3 पाई 4 पाई, ये सारे चीज 0 होते हैं। तो बेसिकली kx इक्वल टू n टाइम्स ऑफ पाई और x इक्वल टू n पाई बाई k। तो इन सारे वैल्यूज ऑफ x पे मेरा y 0 होगा। तो
तो जैसे मान लो ये वेव है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो x इक्वल टू पाई बाई के, 2 पाई बाई के, 3 पाई बाई के, 4 पाई बाई के, 5 पाई बाई के एंड सो ऑन। इन सारे वैल्यू पे मेरा क्या होगा, y 0 होगा। ये पार्टिकल मूव करेगा ही नहीं, these points will not move, these points will not move, stationary। और इसी को हम लोग बोल देते हैं फिजिक्स के टर्म में नोड, NODE। फिर आया ये वाला पार्ट, अगर साइन के एक्स 0 हो गया तो वो पॉइंट कभी मूव ही नहीं कर सकता है भाई, हमेशा 0 है। हो जाएगा तो बताना। नोड टर्म याद रखेंगे। डन। नेक्स्ट हो गया ना, बचा है। नेक्स्ट केस 2। हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू a sin kx, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब बस इससे जरूरी नहीं है कि हर बार यही इक्वेशन बने, तुमको हो सकता है जो स्टार्ट किया हो ना, मैं a sin kx माइनस ओमेगा t, एक sin kx प्लस ओमेगा t, यहाँ पर cos cos देते हैं, तुमको इक्वेशन सिंपलीफाई करके तुमको अपना अलग इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा, बट जनरली यही यूज करता है। तो केस सेकेंड, इफ sin kx is equal to plus minus 1, तो y is equals to 2a cos omega t, और this implies y is equals to 2a for some value of t, for some value of t when cos omega t is 1। अगर cos omega t 1 हुआ तो y का वैल्यू 2a हो सकता है। तो sin kx is equals to plus minus 1, this implies kx equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on, और x equal to kx equal to basically odd multiple of pi by 2 दिख रहा है, और this implies x equal to odd multiple of pi by 2k। तो ये सारे पॉइंट
पाई बाई 2k, 3 पाई बाई 2k, 5 पाई बाई 2k। इन सारे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड amplitude is A, amplitude is A। Then ठीक है, तो अभी तक हमको स्टैंडिंग वेव में क्या क्या पता चला। एक दो टर्म हम लोग यूज किए हैं, दैट इज नोड एंड एंटी नोड। ठीक है, बस 2 मिनट और कैलकुलेशन उसके बाद सही चीज है। नोड इज a point whose disturbance is zero, whose disturbance is zero, and antinode, a point whose disturbance is maximum और किसी भी रैंडम पॉइंट पे, मुझे यहां से पता है किसी भी रैंडम पॉइंट x पे जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा दैट इज 2a sin kx। इतना चीज अभी तक हमें पता चल गया। देन लैग हुआ डायग्राम क्या है? डायग्राम कुछ नहीं है निरंजन। डायग्राम मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। तो मैं ये बताता हूँ कि अगर मैं x डिस्टेंस आगे हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज 2a sin kx। बस इतना बता रहा हूँ। ओके, बस खत्म। अब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। अब आगे आ गया। अब जो स्टैंडिंग वेव दिखता कैसा है? स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसा होता है, जैसे कुछ पॉइंट्स हमने अभी देखा है, ये वाला नोड वाले पॉइंट्स, पाई बाई के, 2 पाई बाई के, 3 पाई बाई के। जैसे ये है मेरा पाई बाई के, ये है 2 पाई बाई के, ये है 3 पाई बाई के। ये पॉइंट्स फिक्स्ड है, ये पॉइंट मूव नहीं करेंगे। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पाई बाई 2k, दिस इज पाई बाई 3 पाई बाई 2k, दिस इज
5 pi by 2k. This is 7 pi by 2k. ट्रैवलिंग वेव में क्या हुआ था, थोड़ी देर के बाद वेव आगे मूव कर गया था और ये पॉइंट मूव किया था, बट स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये वेव इस टाइप का कुछ बन जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम ये वेव कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर उसके कुछ देर के बाद ये वेव स्ट्रेट लाइन हो गया रेड वाला, फिर कुछ दिन बाद ये ब्लैक ऐसा कुछ बन जाएगा, देन अगेन ये ग्रीन, एंड देन अगेन ये ब्लू, फिर वापस से ऊपर उसके जस्ट ऊपर वाला ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ऐसा कुछ होता रहेगा। स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसा बनता है। अच्छा दिख रहा है? भाई तो ये सारे जो पॉइंट है ना, देखो ये इसका किसी भी टाइम पे इन सारे पॉइंट का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, वो सारे पॉइंट फिक्स है। दीज पॉइंट्स आर फिक्स्ड। इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। नोड्स या नोड, नोड। और ये वाले पॉइंट देखो जिनका मैक्सिमम डिस्टरबेंस हो रहा है, पाई बाई 2k, 3 पाई बाई 2k, 5 पाई बाई 2k, इन सारे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टरबेंस, एंड इट इज एंटी नोड। एंटी नोड, अपोजिट ऑफ नोड। इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं वन लोब, LOBE। ये ड्रॉ करना है एक मिनट। हो जाएगा तो बताना। डन, ओके। ठीक है, हो गया। अब देखो कुछ और चीज। इस फिगर में बना है, नहीं रुको दूसरा फिगर बनाता है। ये देखो, स्टार्टिंग वेव ऐसा है, ठीक है।
अभी ये सारे पॉइंट एक साथ ऊपर गए हैं, राइट? ये सारे पॉइंट सेकंड वाले, ये सारे एक साथ नीचे गए हैं। अच्छा, एक एक मिनट, मेडिकल, आज तुम लोग का टाइम टेबल बहुत ज्यादा बिजी दिख रहा है मुझे, टाइमिंग नहीं डिसाइड हो पा रहा है टेस्ट का, किस टाइम पे रखा जाए? कल तुम्हारा 3:30 to 6:30 बायो क्लास है, 6:45 to 8:15 केमिस्ट्री है। तो कल टेस्ट रखने का कोई मतलब नहीं है। 5 घंटा मॉर्निंग में रख सकते हैं क्या टेस्ट? सब लोग फ्री हो या स्कूल है? स्कूल है, ओके। वेंसडे को है 4 to 8:15 फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास है। थर्सडे को बायो है। व्हाट अबाउट फ्राइडे? फ्राइडे रखें? फ्राइडे ऐसे ही क्लास नहीं है। हाँ, फ्राइडे को तुम्हारा डाउट लेक्चर है केवल। फ्राइडे 3:30 to 5। फाइन, ठीक है, तो फ्राइडे को रखते हैं क्योंकि बाकी दिन काफी ज्यादा बिजी लग रहा है। ओके, अपना पेपर बना हुआ है। और संडे को भी तुम्हारा पार्ट टेस्ट है, फाइन, ठीक है। 3:30 to 5 क्वेश्चन तुम लोग को बता ही चुका हूँ क्या क्या है। ओके, ठीक है, तो ये मैंने देखा कि एक साथ जो ग्रीन वाले सारे हैं वो सारे एक साथ ऊपर गए, और रेड वाले एक साथ नीचे आए। फिर नेक्स्ट इस वाले में सारे एक साथ ऊपर गए हैं, राइट? तो अनलाइक स्टैंड ट्रैवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में ना ये सारे पॉइंट ऑल आर इन सेम फेज, ऑल आर इन सेम फेज, सारे पार्टिकल एक फेज में। सिमिलरली ये सारे पॉइंट ऑल आर इन सेम फेज, सिमिलरली ये सारे पॉइंट ऑल आर इन सेम फेज। तो अगर मान लो इन सारे का फेज फाइव है, तो इन सारे का फेज 5 + 5 होता है। इन सारे फेज का फेज 5 + 2 पाई होता है। नेक्स्ट का 5 + 3 पाई होता है। तो सब में पाई का फेज डिफरेंस होता है। एंड सिमिलरली ये देखो एक और चीज, लास्ट, कि ऐसा है, इसके बाद ये वेव ऐसा था, पिछले वाले ग्राफ में देख लो ज्यादा बेटर है। जैसे ये वाला पार्टिकल, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिस दिस इज 2a,
इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 2 है, लेकिन इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, इससे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो अलग अलग एक्स के वैल्यू के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड है, ये भी दिख रहा है क्लियरली। लेकिन ट्रैवलिंग वेव में क्या होता था, सारे पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम होता था। स्टैंडिंग वेव में सारे पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, एंड इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो 2 पॉइंट्स which are separated by a distance of lambda by 2, distance of lambda by 2 will have same phase, will have same amplitude. इनफैक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस और यहाँ से भी x डिस्टेंस, तो इन दोनों का भी सेम होगा। यहाँ से x डिस्टेंस, यहाँ से इन सब का सेम होगा। फाइन। नेक्स्ट, ये स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. तो यहाँ पर ये लोग स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहा है। Okay, for this demonstration, I have my able assistant Parker. Parker, smile at your admiring audience. And we will be demonstrating transverse standing waves. I'll also demonstrate traveling transverse waves. Here's a traveling wave. I'm starting the wave by creating a disturbance here with my hand that is perpendicular to the direction of propagation of the wave. So I'll move my hand up and down, and you'll see that the little bump in the spring travels from me to Parker and then back to me again. And you'll notice that when the wave hits Parker's hands, because he's holding it firmly, what was a peak heading toward him converts itself into a valley as it bounces off of his hands. ओके, ये दिखा पहला पॉइंट। ट्रैवलिंग वेव में मैंने पढ़ाया था वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड बाउंड्री, वो वॉल वाला, राइट? उसमें क्या हो रहा था, अपसाइड डाउन हो जा रहा था। तो यहाँ पर भी इसने क्या बताया कि जो अपर वेव था वो वैली में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट? Yes, sir. वो दिखा तुमको, और सेकंड तुमको ट्रैवलिंग वेव दिख गया आगे जाता हुआ। नेक्स्ट देखो स्टैंडिंग वेव। So then a standing wave is where you pick a frequency that matches the length of the string in such a way that the waves created from my side of the string and bouncing off of Parker's coincide with each other and reinforce each other to create a standing wave pattern. The lowest frequency standing wave pattern is this one. It's called mode, M-O-D-E 1, or the first harmonic, or in other words, also called the fundamental mode. It's the lowest frequency mode that you can get in a transverse standing wave. If I double the frequency of that mode, I get the second harmonic, or second mode, and sometimes called the first overtone. And this one, if you'll notice, is going twice as fast as the fundamental mode. It has a node that's exactly halfway between Parker and me.
And that's a node where there's approximately no motion going on. ओके, नोट दिखा, एक बीच वाला पॉइंट था जहां पर वो जो स्टेशनरी था वो दिखा ना, या नहीं दिखा? सर देखा हूँ। दिखा। तो और ये भी दिखा होगा कि लेफ्ट साइड वाला वेव, जब लेफ्ट साइड वाले जो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो उस पॉइंट पे राइट वाले सारे नीचे हैं, एंड फिर I लेफ्ट वाले got सारे नीचे, the राइट वाले ऊपर. second harmonic, or second mode, and sometimes called the first overtone. And this one, if you'll notice, is going twice as fast. राइट, फील आया? ओके, ये वाला वीडियो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, बढ़िया वीडियो है वो. नेक्स्ट इज, जो वो मोड का बात कर रहा था, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, ऐसा था, कुछ कुछ टर्म यूज कर रहा था, वो भी हमारे सिलेबस में. सो नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, सॉरी, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह मैंने स्ट्रिंग फिक्स कर दिया. तो अगर मैं स्ट्रिंग फिक्स कर दिया तो क्या ये पॉइंट मूव कर सकता है, ये दोनों रेड डॉट, ये नहीं मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता है, वो दोनों फिक्स हो गया. तो जो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो वेव बन सकता है स्टैंडिंग वेव, वो इस टाइप का बन सकता है. सबसे पहला, ये सबसे पहले उसने बना के दिखाया. उसका हाथ, उसके हाथ में भी स्ट्रिंग फिक्स था, और उसका जो स्टूडेंट था पार्कर, उसके भी हाथ में स्ट्रिंग फिक्स था. तो ये पहला केस उसने बना के दिखाया, इस टाइप का स्टैंडिंग वेव, राइट. यस सर। सेकेंड, उसने सेकेंड क्या दिखाया? सेकेंड उसने कुछ ऐसा दिखाया, कुछ इस टाइप का. इनफैक्ट अगर तुम और वीडियो को देखोगे तो उसमें एक और बनाया है, थर्ड. मतलब इनफैक्ट हम लोग ऐसा बहुत सारा बना सकते हैं, जितना चाहिए तुम उतना बना सकते हो. तो इस थर्ड ऐसा होगा, कुछ इस टाइप का, राइट. तो पहले वाले का नाम है फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड. दूसरे वाले या फिर फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक. सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, या फिर सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक. नेक्स्ट वन इज सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड और थर्ड हार्मोनिक. मतलब कोई भी एक नाम जो भी तुम बोलने का मन है वो यूज कर सकते हो. स्टैंडर्ड है, तुम बोलोगे तो तुम लोग समझ जाएंगे किसका बात कर रहे हो. नेक्स्ट वाला होगा थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ ओवरटोन, सिक्स्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन. राइट. अब देखो यहाँ पे, लेट्स से दिस लेंथ इज L, the length of the thread is L. तो पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई 2 इक्वल टू है, ये हाफ वेव लेंथ है, यस और नो?
है ना। पूरा वेवलेंथ होता तो ये ऐसा होता, ये पूरा एक वेवलेंथ होता है, ये बस ऊपर वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लेंथ λ/2 है और वो लेंथ l के बराबर है, तो λ/2 इक्वल टू l मैं लिख दिया पहले वाले में। सेकेंड वाले में मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू l। थर्ड वाले में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3λ/2 इक्वल टू l। दिस implies lambda equal to 2l. Frequency is equals to velocity upon lambda, that is 1 upon 2l v by 2l. इसमें भी frequency equal to velocity upon lambda, that is v by l। याद करो उस प्रोफेसर ने बोला वहां पे, if I double the frequency, just a minute। हाँ, उस प्रोफेसर ने बोला था if I double the frequency, तो ये सिचुएशन होगा, देखो पहले वाले का डबल है, राइट, 2v/2l। थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाला थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा सेकंड वाले के लिए। सर वो लैम्डा डबल बाई का टू, नहीं समझा, फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी डबल क्या वो नहीं समझा। ये देखो ना, अगर इसको मैं f1 बोलूँ, इसको मैं f2 बोलूँ, तो f2 जो होगा वो 2 ट्वाइस ऑफ f1 है ना, यस भाई फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। तो वेलोसिटी अपॉन सी, सॉरी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू 2l/3, तो यहाँ पुट कर दो 2l/3, दैट इज 3v/2l। और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट t/μ, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2l अंडर रूट t/μ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2l अंडर रूट t/μ। हो जाएगा तो बताना। डन, ओके। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ऐसे मतलब किसी भी का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, राइट। तो एक स्टेटमेंट लिख दो, फॉर स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट both end frequency of nth harmonic, frequency of nth harmonic। जो फर्स्ट हार्मोनिक का क्या है, v/2l, फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है v/2l, सेकेंड वाले का 2v/2l, थर्ड वाले का 3v/2l, फोर्थ वाले का 4v/2l आएगा, nth वाले का nv/2l। या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, ये क्या होगा देखो, फर्स्ट वाले का 2v/2l आया, सेकेंड वाले का 3v/2l आया, तो n+1 इंटू v/2l, क्योंकि एक पीछे चल रहा है ये याद भी रख सकते हो फॉर्मूला, फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो भी तुम्हारे लिए इजी हो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो डिराइव कर लेंगे।
डन। So last part of the chapter, इसके बाद कुछ questions बच जाएगा बस. Case 2, case 1 था string fixed at both ends. Case 2, string fixed at one end only. One end only. जो वन एंड ओनली में सबसे पहला कैसे बन सकता है, इस एंड को हम लोग फिक्स कर दिया, तो ये तो मूव नहीं कर सकता है, राइट? ये जो ग्रीन वाला डॉट है ये मूव नहीं कर सकता है. अगर मैं इसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करूं तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकता है. मैं अपने हाथ से डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ऊपर नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता हूं. सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट डिस्प्लेस करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है. अगेन नेक्स्ट का बात करूं तो ये कुछ इस टाइप का हो सकता है. इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल टोन. इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन. इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन. सिमिलरली इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक. सेकेंड हार्मोनिक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इसको हम लोग बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक. इसका रीजन तुमको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा क्यों. हाँ, इसके लिए लैम्डा और एल का क्या रिलेशन आएगा पहले वाले के लिए? लैम्डा और एल में रिलेशन सेकेंड हार्मोनिक विल बी अ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ किस वन? नहीं खुशी, सेकेंड हार्मोनिक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा खुशी इस वाले केस में. जो फॉर्मूला के टर्म में मतलब एक्चुअली बात होता है. निरंजन नहीं, जो इतना पूरा मेरा एक लैम्डा होता है, और जब मैं पहला वाला केस का बात करूं तो ये बस यहाँ से यहाँ है. सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है. ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, राइट? तो पहला वाला पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? लैम्डा बाई 4 इक्वल टू है. दूसरा वाले पार्ट में दूसरे में क्या आएगा? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, दैट इज 3 लैम्डा बाई 4. इसमें 5 लैम्डा बाई 4. तो अगर मैं एक्सप्रेशन डिराइव करूं तो ये बनेगा लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल और लैम्डा इक्वल टू 4l. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, दैट इज v अपॉन 4l. इस केस के लिए डिराइव करो तो 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल, लैम्डा इक्वल टू 4l बाई 3, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा. देखो पहला वाला आया 1v बाई 4l, दूसरा वाला आया सीधा 3v बाई 4l. तो 1 के बाद सीधा थर्ड आ गया, तो फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक. इसके लिए आएगा 5 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल, लैम्डा इक्वल टू 4l बाई 5. just a minute to see, that is v upon 5v by 4l. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 by 4l अंडर रूट t by mu, 3 by 4l अंडर रूट t by mu, 5 by 4l अंडर रूट t by mu. It won't exist because both ends will become node which is similar to case 1 string fixer. Yes, Kusi.
अच्छा ये सारा चीज जो है ना, अभी जितना भी ये पढ़े हैं, ये स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, ये पूरा का पूरा सेम नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, सेम। विच चैप्टर? नेक्स्ट वन इज साउंड, साउंड वेव्स। अभी डॉपलर इफेक्ट या फिर बीट्स या फिर रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, ये सब के क्वेश्चन आएंगे तो उसको स्किप करना, वो साउंड चैप्टर का है, पार्ट है। अभी वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग वाले चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अप्रॉक्स हाफ एन आवर, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। डन। हो गया। इंटरेस्ट ओनली ट्रैवलिंग, राइट। रंजन इंटरेस्ट, ये स्टैंडिंग नहीं, हाँ स्टैंडिंग नहीं आएगा, ट्रैवलिंग जैसा। ट्रैवलिंग में भी आज रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वो भी नहीं रहेगा। आर्टिस्ट एज वेल। टीडब्ल्यूटी में तो ये चैप्टर रहेगा ही नहीं, इसके चैप्टर तो डन। ओके, ऐसा लिख दो, इन केस ऑफ string fixed at one end only, in case of string fixed at one end only, केवल एक एंड पे ही फिक्स है, तो इवन ओनली ऑड हार्मोनिक और इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड, only odd harmonics are overtone, only odd harmonics are overtone, even harmonic does not exist. Frequency of nth harmonic, frequency of nth harmonic is nv by 4l. N belongs to odd integer. Fourth, frequency of nth overtone ओवरटोन भी बोल सकती है, या फिर ऐसा फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, मोड भी इसी को बोलता है, फर्स्ट मोड। तो फर्स्ट के लिए आया है 3v/4l, सेकंड के लिए आया है 5v/4l, तो हम लोग लिख सकते हैं 2n+1, 2n+1 into v/4l।
डन। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे क्वेश्चन पता चल ही रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, तो आसान से क्वेश्चन होंगे। तो जस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कहीं पे भी? ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। वो वाला वीडियो एक बार फिर से देख लेना, स्टैंडिंग वेव वाला, जो अभी मैं क्लास में दिखाया था। मैं तुम्हारे ग्रुप पे लिंक भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ दीपेंद्र, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, एक दीपेंद्र का डाउट बचा हुआ है, वो डाउट भी कर लेते हैं।